For the last 70 years, they've done a lot of work, and of course it is a very important factor. When you set up industries, you take responsibility of the workers and you take responsibility of society in general. ये बात कहने के बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो बातें आपने यहाँ पर जिन चीज़ों का जिक्र किया वो यकीनन एक प्रायोरिटी है आपके जहनों में भी। आप मार्केट को समझते हैं, पहचानते हैं और पाकिस्तान का वो मुकाम तलाश करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पाकिस्तान का होना चाहिए। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा अफरादी क़ुव्वत के एतबार से मुल्क है और मगर उसका मुकाम अपनी प्रोडक्शंस में, अपनी एक्सपोर्ट्स में और सब चीज़ों के अंदर उस लेवल पर नहीं है। ज़िम्मेदारी के एतबार से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी इस इंडस्ट्री ने, अगर पाकिस्तान को आप एक इंडस्ट्री समझ लें, इंडस्ट्री माना करके कि सारे वर्कर्स इंडस्ट्रियस पीपल हैं, अगर आप इसके मुतालिक पाकिस्तान के मुतालिक सोचें तो कहीं ना कहीं हमने अपना इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं किया, हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं किया, हमने जो दुनिया जिस एतबार से तरक्की कर रही थी उस पर इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं किया। मगर कोई बात नहीं, दिस इज़ द पास्ट। और मैं ये समझता हूँ कि हमेशा ज़िक्र कभी हम माजी का कर करके हम उसको कुंडल भी कर देते हैं, इस माना करके कि उससे जो हमको सीखना है वो सीख हम चुके हैं, हमें नज़र आ रहा, हमें अंदाज़ा है, आप सबको मालूम है कि करना क्या है। जितने यहाँ जहन अजहान हैं उन सब जहनों के अंदर पाकिस्तान के मसाइल और उनका हल मौजूद है। एक प्रायोरिटाइजेशन करना है सरकार को और आपके जो सॉल्यूशंस हैं उनके लिए एक हाईवे बनाना है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे कह लीजिए, इंटेलेक्चुअल हाईवे कह लीजिए, मगर वो रास्तों का तयन करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये जो गैर जिम्मेदारी की कैफियत है रियासत की तरफ से और हुकूमतों की तरफ से, उसी का नुकसान है। अच्छा, इसके अंदर दो काम हुए हैं और उनके लिए हमें एहतियात करनी पड़ेगी। एक काम तो ये हुआ कि एक बेसिक रॉ गंदा करप्शन हुआ, दूसरे ये कि इंटेलेक्चुअल करप्शन कह लीजिए या इंटेलेक्चुअल मेरिट को इग्नोर किया। जब आप मेरिट को इग्नोर करते हैं तो अच्छे मशवरों से भी आप तक पहुंचते नहीं हैं और उसका मुकाबला करने के लिए मैं समझता हूँ कि उस हुकूमत का पहला फरीज़ा ये रहा है और कोशिश बहुत की है कि स्टेक होल्डर्स के साथ हर चीज़ में मशवरा लिया जाए और उसके नतीजे के अंदर ये मामला पैदा हुआ कि मैक्रो इकोनॉमी के हवाले से बहुत सारी चीज़ों को हुकूमत ने ठीक करना शुरू किया। मैक्रो इकोनॉमी के हवाले से एक बड़ी पिक्चर है, वो फाउंडेशन है मैक्रो इकोनॉमी, जिसके ऊपर आप सब लोग इमारतें बनाते हैं। अगर उस फाउंडेशन के अंदर टेढ़ी ईंट रखी जाएगी, जब ऊपर तक वो टेढ़ी होती है तो 5-10 साल बाद एहसास होता है कि ये दीवार जो है वो ये टेढ़ी है। तो लिहाजा इस वक्त हुकूमत ने सबसे अच्छा काम ये किया कि मशवरा बढ़ा दिया। अब ये दूसरी बात है कि आपने ये भी कहा कि जी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को स्टेक होल्डर्स के इंक्लूजन हो उन कमिटीज़ के अंदर, बिल्कुल सही बात है। मैं समझता हूँ कि जहाँ चैम्बर्स हैं वहाँ आप हैं, मगर ये नहीं होना चाहिए कि मजीद अजीज़ कभी एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का मास्क लेकर आए और फिर कभी वो कहे कि मैं चैम्बर का हूँ। तो ये नहीं करिए। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है उसका भी इनपुट आना चाहिए पॉलिसी बनाने में। जो मैक्रो इकोनॉमी का मामला है, अब एक कैफियत ये पैदा हुई है कि पाकिस्तान के मुताल्लिक़ हम सब ने, आपने भी सब ने तय किया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ हमें करनी पड़ेगी। क्यों एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारी ख्वाहिशात, हमारी ज़रूरियात, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री का बनाना है, तो उसमें बाहर हम कोई चीज़ें भेजेंगे तो हमारी
डॉलर स्टेबिलिटी बढ़ती है, हमारे बाहर से इनपुट होता है, नो हाउ का इनपुट होता है, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। तो जैसे इन्वेस्टमेंट्स की हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो फिर ये सोचना पड़ेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर यू और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो बाहर से पैसा लेकर आ रहे हैं, दोनों चीज़ों को सोचना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप ईज ऑफ डूइंग दिस बिजनेस बाहर वाले के लिए कर दीजिए और अंदर वाले के लिए ना करें, क्योंकि बाहर वाला तो जब आता है जब आप खुद इन्वेस्ट करने को तैयार हो। पिछले 2-3 साल में इसी बात को देखा गया कि कैसी ऐसी कौन सी चीज़ है जहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट हो और आपका एक यूथ बल्ज है, उस यूथ बल्ज को ज़ाय मत होने देना। बिकॉज ये ही चंद साल हैं, 10 साल 15 साल, जब आप इस यूथ बल्ज को इस्तेमाल करेंगे। अगर ये यूथ बल्ज को आपने एजुकेट नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, तो ये एक वही पॉपुलेशन ग्रोथ के एतबार से इट विल बिकम अ बर्डन इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स ऑन यू। क्योंकि यही यूथ बल जो आज 30, 35, 40 यही 50, 60, 70 का हो जाएगा है। और अगर आपने माशरे को इस काबिल ही नहीं बनाया कि माशरा प्रोड्यूस करे, उस बल्ज का ख्याल रखे, उसके सोशल सेक्टर कुशन्स बनाए मुस्तकबिल में 2040 में 2050 में, तो देन आप फिर उस स्ट्रेस के अंदर मौजूद होंगे कि आपने कल की तैयारी नहीं की। आज जो दिन आया है वो माजी के कल की वजह से, हमारी तैयारियों की कमज़ोरी की वजह से हम आजमाइश में हैं। मगर देखें ये बहुत लंबा रास्ता नहीं है। मैं कुछ किताबों का आपके सामने जिक्र करूं, वाई नेशंस फेल्स बाय एसिमोग्लू एंड रॉबिन्सन, जैरेड डायमंड की किताब है अपहीवल। ये सब तज्जिया करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सबसे अहम चीज़ इंस्टीट्यूशंस का क़याम है। लीडरशिप आती है, लीडरशिप जाती है, मगर जो कौमें इंस्टीट्यूशंस बनाती हैं वो चीज़ों से फ़ायदा उठाती हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यूरोप के अंदर, सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, तो वो 1500 से या 1200 के अंदर मैग्ना कार्टा और फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन द 16th सेंचुरी, उन बुनियादों के ऊपर जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो लोग सिक्योर थे इन्वेस्टमेंट्स के एतबार से, रोज़ी के एतबार से, लेबर भी सिक्योर थी, लेबर के कुछ राइट्स हो गए थे। हालांकि जब सबसे पहले प्लेग आया इसी तरह का जैसे अब की कोविड आया, मगर इसमें जानों का नुकसान कम हुआ। जब ब्लैक प्लेग आया तो तकरीबन आधी मगरबी दुनिया का जवान जो है, मर्द जो है, जो काम करने वाला था उस ज़माने में, वो मर गया। तो नतीजा ये हुआ कि पहला लॉ वो चैलेंज हुआ कि जो सर्फ्स थे उन्होंने ये कहा कि जी हम जहाँ मर्जी आए नौकरी करेंगे, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ गई बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ नंबर्स। तो लॉ इंग्लैंड ने पहला तो ये लॉ किया कि तुम नहीं बदल सकते, तुम बदलोगे तो तुम्हें मौत की तरफ जाना पड़ेगा, तुम्हें सज़ा मिलेगी। बट वो सप्लाई एंड डिमांड के एतबार से इंस्टीट्यूशन ऑफ लेबर का एक प्रोटेक्शन हुआ कि भाई तुम सारी ज़िंदगी और अगली ज़िंदगियों के अंदर तुम इस एम्प्लॉयर के और इस ज़मींदार के ग़ुलाम नहीं हो, तुम आज़ाद हो। तो इस तरह से जो इंस्टीट्यूशंस बने और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने जिसके अंदर स्लीपिंग पार्टनर कुड इन्वेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम वेनिस एंड फ्लोरेंस, इटली के अंदर सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशंस बने। स्लीपिंग पार्टनर का तस्वुर ये बनना, स्टॉक होल्डिंग कंपनीज बनी। आपकी जो सबसे बड़ी जालिम कंपनी जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ आई वो द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वाज अ स्टॉक होल्डिंग कंपनी जो 200 इन्वेस्टर्स थे इसके अंदर, और इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में स्पेन, पोर्चुगल, इन लोगों ने जाकर बड़ा माल लूटा। नॉर्थ अमेरिका में भी ये थोड़ी बहुत कैफियत हुई तो इन्होंने कहा जी मशरिक़ की तरफ जाया जाए, वहाँ भी बड़ा माल है। यहाँ हम तैयार थे लुटवाने को अपने, हमारे मीर जाफ़र, मीर सादिक थे, वी वर वेटिंग फॉर देम टू कम। और ये जो बर्रे सग़ीर है ये दुनिया में जीडीपी के एतबार से वाज उस ज़माने में, यानी 16वीं और 17वीं सदी में ज़वाल से ज़रा पहले बहुत उरूज पर था। क्लेम्स ये हैं कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो था वो इस बड़े सग़ीर का था। बल्कि आपको मिसाल दूं कि जो एम्बेसडर आया इंग्लैंड से बॉम्बे के ज़रिए जहांगीर के
कोर्ट में, तो वो उसको 3 साल लगे अपने क्रेडेंशियल्स पेश करने में, 3 साल। उसके बाद जब उसने क्रेडेंशियल्स पेश कर दिए तो उसने लिखा इंग्लैंड वापस कि मैंने ये कभी भी मगरिब की रियासतों के अंदर ये नहीं देखा कि बादशाह जो है वो बाज़ार में फिरे, और ये हमारे कल्चर का हिस्सा है ना। तो ये जो अब आप CSR और वर्कर्स की आप बात करते हैं, तो ये आपने इनहेरिट की हैं ये हमदर्दियाँ लोगों के साथ। तो उसने कहा कि वो बादशाह साहब जब बाज़ार में निकले तो मैं पीछे पीछे चलता रहा, तो मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी के साथ जिसके पास बदबू आ रही थी, गंदे कपड़े थे, उसको बगलगीर किया बादशाह ने और उससे बात की और तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा उससे मसाइल को सुनता रहा। तो ये बरसगीर वहाँ पे था। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ आपके हिस्से की, आपके बाजू की, बांग्लादेश की। बांग्लादेश पिछले यानी कोविड से पहले 7 या 8% ग्रोथ पर था, जो चाइना से ज़्यादा था। बांग्लादेश ने 2-3 काम किए जो मैं आपसे आज गुजारिश करना चाहता हूँ। बांग्लादेश ने एक काम ये किया कि उसने अपनी लड़कियों को और अपने बच्चों को, लड़कियों को ख़ास तौर पर मैं अलग से कह रहा हूँ, तालीम दी। ड्रॉप आउट रेट वहाँ कम हुआ। इस वक्त 98% ऑफ चिल्ड्रन इन बांग्लादेश गो थ्रू एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन, और औरतें उनकी मईशत के अंदर एक बहुत बड़ा पिलर बनी हुई हैं। तो लिहाजा यकीनन ये ग्रोथ रेट होगा। उसने अपने यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी, स्टंटिंग, इन सारी चीज़ों को कर्ब कर लिया। इस वक्त उसके फिगर्स हिंदुस्तान से भी बेहतर हैं, स्टंटिंग के अंदर, इन्फेंट मोर्टेलिटी के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। एक ज़माना था जब, अब आप देखिए कि पहले मैं ये बता दूं कि एक ज़माना था जब एग्रीकल्चर के अंदर सारी फोर्स लगी होती थी। इंसान बुनियादी तौर पर हंटर गैदरर था, फिर वो फार्मर बना और सदियों वो फार्मिंग वाज हिज प्राइमरी प्रोफेशन। ट्रेड भी होती थी उसके साथ साथ, मगर फार्मिंग वाज अ प्राइमरी प्रोफेशन। और फार्मिंग के अंदर, लेट मी गिव यू सम अदर फिगर्स, फार्मिंग के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के शायद 50% लोग फार्मिंग के अंदर लेबर पर होंगे, औरतें ज़्यादा। कीप दैट इन माइंड। मैं आई एम कमिंग बैक टू वुमेन ऑल द टाइम बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो फार्मिंग के अंदर 50% एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप US को देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो प्रोडक्शन है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन वो आपसे ज़्यादा है, टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो आपसे ज़्यादा है, और ओनली 1.5% ऑफ द लेबर इज इन्वॉल्व इन फार्मिंग। तो एफिशिएंसी जो है, जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, वो तो एफिशिएंसीज पे जाती है, मगर किसी वजह से हमने एफिशिएंसीज को छोड़कर हमने इजारादारियों को एक्सेप्ट किया। हमने एक स्टैटिक कैफे की हमने, हालांकि सीड रिसर्च के एतबार से बड़ी ओरिजिनल आपके यहाँ टंडोजाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, आपकी फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी, और अब वो हाल हुआ कि फैसलाबाद का ग्रेजुएट या टंडोजाम का ग्रेजुएट कोई फार्मर रखने को तैयार नहीं होगा। वो कहेगा कि मेरा बच्चा, मेरा भतीजा तुमसे ज़्यादा जानता है ना। तो वहाँ पर आए जब आपने रिसर्च बहुत पहले शुरू की थी और सही की थी, क्योंकि सीड जो है बगैर रिसर्च के वहाँ काम नहीं चलता। तो मैं जहाँ ये बात आपसे कर रहा हूँ, तो बहुत सारे सेक्टर्स का आपने जिक्र किया, मगर आपके सामने एक और चीज़ भी रखना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि जो प्रोडक्शन हमने दुनिया के अंदर किया, तो हम ये भूल गए कि दुनिया की सकत क्या है। आज से 50-60 साल पहले कोई सोचता भी नहीं होगा कि दुनिया की कोई कैपेसिटी होगी। लिहाजा बनाओ, खाओ, बेचो। लोगों के यहाँ ये जो साइकिल है ना, प्रोड्यूस बाय सेल, ये इस हद तक हमने बढ़ाया, जो अच्छा भी है, मगर इस हद तक बढ़ाया कि लोगों की जो नीड्स थी उनकी वांट्स में कम हमने ट्रांसफॉर्म किया। दुनिया ये सह नहीं सकती, ये लेकर चल नहीं सकती। दुनिया के अंदर आपका फुटप्रिंट इतना भारी होगा तो कुदरत आपसे बगावत करेगी। नेचर कोविड के अंदाज से बगावत करेगी, और बहुत सारे अंदाज हैं बगावत करने के।
सी लेवल्स की राइजिंग बगावत करेगी, एनवायरनमेंट आपसे बगावत करेगी, क्योंकि वो आपका ये इस्तेमाल जो है ये बिल्कुल लाइक योर ओन हाउस, जिसके अंदर आप पैसा इनकम कम हो खर्च करते रहें, तो दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो लिहाजा आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैपिटल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आई एम गोइंग टू कम टू दैट। कैपिटल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब किसी एक इंडस्ट्री का मैं तस्वुर कर लूँ, आप लोग मालिकान यहाँ बैठे हुए हैं, एक चीज़ मैंने आपके सामने रखी कि औरतों का एम्प्लॉयमेंट, औरतों का एम्पावरमेंट, आप लोग मेंटर्स बने, आप लोग मेंटर्स बन के एनकरेज करें, लोगों को आगे लाएं, है ना। जो डिसेबल्ड हैं, वो औरत तो 50% है पॉपुलेशन की, उसको आप वर्किंग सेक्टर से दूर रखते हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते। माशाल्लाह टेक्सटाइल्स के अंदर यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, और बहुत सारी इसी तरह से 10% आपके यहाँ डिसेबल्ड अफराद हैं, उनको आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाते, तो अपनी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने इग्नोर कर दिया। कैसे तरक्की करेंगे? तरक्की हो नहीं सकती। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब कह दिया कि औरतों की तरक्की के बगैर मुल्क तरक्की नहीं करते। आपकी इंडस्ट्री के हवाले से मैं आपसे कह रहा था कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। एक तो यकीनन प्रॉफिट एक आपकी जिम्मेदारी है, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, आप खुद मालिक हैं, तो प्रॉफिट। दूसरी है कि जिन लोगों के साथ आप काम लेते हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी चीज़ों को आप कैसे इंश्योर करेंगे, उनकी तालीम को कैसे इंश्योर करेंगे, उनको एमॉल्यूमेंट्स जो देंगे ताकि वो अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल कर सकें, जो उनकी हेल्थ को इंश्योर करेंगे आप। मतलब इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर पीपल तो यू आर इररिस्पॉन्सिबल, पीरियड, नथिंग एल्स। तो योर इंडस्ट्री इज़ ऑफ कोर्स अ प्रॉफिट बेस्ड इंडस्ट्री, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द वर्किंग मैन। वर्किंग मैन को साथ लेकर चलेंगे, और यकीनन आपने जो आज अवार्ड्स दिए होंगे उसमें इन बातों को भी कंसिडर किया होगा, इसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। तीसरे ये कि आपके क्लाइंट्स के साथ पाकिस्तान जो है, एक ब्रांड पाकिस्तान की तरफ हमें जाना है, जिसके अंदर हमारे ब्रांड को नुकसान पहुंचाया है हालात ने, कुछ हमने खुद, कुछ हमारे दुश्मनों ने, और बहुत इसको रगेदा है दुनिया के अंदर। उस ब्रांड पाकिस्तान को रिकवर करने के लिए एक सिंपल सा उसूल आपको अपनाना पड़ेगा, इज़ दयानतदारी इन योर डीलिंग्स। पाकिस्तान के साथ अगर कोई डील करे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये अचानक नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते किसी से भरोसा कर लो और हम कसम खाने को तैयार हैं, डजंट वर्क लाइक दिस। एक ट्रस्टवर्दीनेस आप क्रिएट करते हैं, और वो ट्रस्टवर्दीनेस आपके अपने ताल्लुकात के अंदर, आपको अपने दोस्तों के अंदर आपको मालूम है कि यार ये बंदा जो है ये परफॉर्म करता है, ये करता, ये अमानतदार है। तो लिहाजा इट विल टेक टाइम बट यू हैव टू स्टार्ट। ये जो कैफियत थी कि पाकिस्तान से प्रोड्यूस गया और उसकी क्वालिटी कमज़ोर थी, जो वादा था उससे कम था, गेट आउट ऑफ दैट। ब्रांड पाकिस्तान विल नॉट रिकवर इफ सच प्रैक्टिसेस कंटिन्यू। तो ये आपके ऊपर प्रैक्टिस आती है, ये इसके ऊपर पुलिस नहीं लगती, इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये आपकी अपनी डीलिंग्स हैं। मगर इसके अंदर आप अपने यहाँ इंसिस्ट करिए, नुकसान हो बट यू मस्ट स्टैंड बाय योर वर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी चीज़ जो है आपकी जिम्मेदारी, वो सोसाइटी के साथ है, माशरे के साथ है, जिसके अंदर आपका CSR भी आएगा, जिसके अंदर एनवायरनमेंट भी आएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप तसव्वुर करें। आप लोग कार खैर करते हैं, आपने कोविड में किया, ये है माशरे के साथ आप, यू आर कीपिंग पेस विद सोसाइटी, यू आर नॉट एन एक्सप्लॉइटर, यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। इस चीज़ से आप सिर्फ साबित नहीं करते, आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करते हैं। और चौथी चीज़ ये कि मुस्तकबिल का आप क्या कर रहे हैं। कराची के अंदर भी मैं वाकिफ़ हूँ, आप भी वाकिफ़ हैं कि जी डिस्चार्ज ऑफ केमिकल वेस्ट है कराची के अंदर, मिसाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप मुस्तकबिल के भी ज़िम्मेदार हैं कि आपके मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें, इसका आप ख्याल करें। एक होता है वॉलंटरी कार खैर। बिल गेट्स फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ एंड्रयू फॉरेस्ट, जिसने और जिसकी बीवी ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दे प्रॉब्ली वर्थ $30 बिलियन, उन्होंने और उसकी बीवी ने ये तय किया कि हम अपनी ज़िंदगी में अपना सारी चीज़ कार खैर पर लगाएंगे। ब्रिलियंट आइडिया, ठीक है ना। हमारा अंदाज़ आम तौर पर तरीक़ेकार ये होता है कि पैदा बिरहना होते हैं,
फिर कपड़े मिलते हैं, फिर तरबियत होती है, फिर चीज़ें जमा करने लगते हैं, फिर जो मिला होता है उसके साथ उसको जमा करते करते लड़ते भिड़ते, लोगों को धक्का देते हुए, कोनी मारते हुए जब मौत आती है तो फिर बरहना कफन के अंदर फिर ज़मीन में चले जाते हैं। सारी ज़िंदगी जमा कर करके, जो खा नहीं सकते, जो सो नहीं सकते, जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस पर मेहनत करते हैं। करिए ज़रूर, मगर एक मोहब्बत के साथ, एक हमदर्दी के साथ, ज़मीन के साथ मोहब्बत करके, लोगों के साथ मोहब्बत करके। तो मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि एक वॉलंटरी होता है और उस वॉलंटियरिज्म को हम इनकरेज करना चाहते हैं, नॉट फोर्स्ड। और पाकिस्तान जिसमें इतने मुखय्यर लोग हैं, तो उनके हवाले से मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर ये कार खैर का जज्बा बड़ा गहरा है। मगर बार बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक और चीज़ आपके सामने जिक्र करूं कि वेल्थ डिस्पैरिटी दुनिया में बढ़ रही है। द पीपल आर गेटिंग रिचर एंड द पुअर आर गेटिंग पुअरर, और ख़ास तौर पर इस तरफ, मगर मगरिब के अंदर भी यही हाल है, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। फॉर एग्जांपल 70s और 80s के अंदर ये था कि द पुअरेस्ट पेड अमेरिकन वर्कर एंड द मोस्ट वेल पेड अमेरिकन वर्कर के अंदर 1:20 का डिस्ट्रीब्यूशन था, मगर अब 1:1000 तक बात पहुंच गई है, इतनी डिस्पैरिटी। अच्छा, जो माशरे के अंदर तनाव होता है, जिसको स्ट्रेस कह लीजिए, वो इस वजह से भी होता है कि भूखा ना रहे कोई, ज़रूर होता है। मगर मगरिब के अंदर तो कोई भूखा नहीं है, मगर तनाव ये भी होता है कि दूसरा इतना कमा रहा है, मैं इतना कमा। ये स्ट्रेस जो माशरे के अंदर है, ये वेल्थ डिस्पैरिटीज़ की वजह से होता है। इस्लाम का तरीक़ाकार कभी नहीं था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसको आप देखें, खुलफ़ाए राशिदीन की ज़िंदगी देखें, तो बड़े बड़े नाम आपके यहाँ मौजूद हैं उनसे सीखने के लिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब खलीफा बनना नहीं चाहते थे, जो खलीफा जिसका इंतकाल हुआ उसने अपने बेटे को नहीं बनाया, इनको बना दिया। बेटे ने ऑब्जेक्शन किया, इन्होंने कहा जी अभी सब लोग दोबारा तय करें, मैं तो खुद भी नहीं बनना चाहता। जब बन गए तो घर में आते ही उन्होंने कहा, और बड़े रईस आदमी थे, उनकी बीवी जो थी उन्होंने भी बहुत कुछ इनहेरिट किया था। घर आते ही उन्होंने कहा कि जितने मुलाजिम हैं उनको बुला लो, मैं इनकी तनख्वाह देने के काबिल अब नहीं हूँगा। जिसने मेरे साथ रहना है रहे, जिसने जाना है जाए। बेटा आता था कहता था कि अम्मा ये हर वक्त गोभी ही खिलाती हो तुम। तो अम्मा ने कहा उसकी कि सबसे सस्ती सब्जी जो बाजार में वो गोभी है। ये दिस वाज द स्पिरिट ऑफ शेयरिंग इन सोसाइटी, है ना। उस जाइगेंटिक जायंट्स के आप इनहेरिटर्स हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल वेल्थ, इंटेलेक्चुअल डायरेक्शन। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जो अब बन रहा है वो एक ऐसा पाकिस्तान बना है। दुनिया में इस वक्त मोरालिटी कहीं नहीं है। दुनिया में आप ये देखिए कि जो इदारे हुकूक़ इंसानियत के ऊपर कायम थे, वो हुकूक़ इंसानियत को पामाल करते हुए, मशरिक़ वुस्ता का आप हाल देख लीजिए कि झूठ के ऊपर मशरिक़ वुस्ता का सत्यानाश किया। हुकूक़ इंसानियत के एतबार से ईस्ट तिमोर आज़ाद होगा, मगर फ़लस्तीन और कश्मीर आज़ाद नहीं होंगे। ये जो इंसानी फ़ैसलों के अंदर मोरालिटी के आगे अब वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो मुझे तो उम्मीद सिर्फ पाकिस्तान पर अब है कि अगर दुनिया के अंदर इखलाकी अक़दार के एतबार से जो वैक्यूम है वो अगर पूरा होगा तो एक डायनेमिक कौम से पूरा होगा जो जमहूरियत की बुनियाद पर बनी। आपने वोट दिया, वोटों की बुनियाद पर हिंदुस्तान का बरे सग़ीर के अंदर अलग अलग मुल्क बने, और उसके बाद आपका विजन, आपने सीख भी बहुत लिया। आपने दहशतगर्दी से गुजर गए, आपने पोलराइजेशन से आप गुजर गए। आप जो आपके पड़ोसी मुल्क उन्हीं गढ़ों के अंदर गिर रहे हैं, आप उससे निकल चुके हैं, आपने सीख बहुत लिया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कराची में एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड्स की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत है। सदर ममलिकत ने कहा कि ज़हनी सलाहियतों को रूएकार लाते हुए मुल्की मसाइल हल करना होंगे। ये थी PTV ताज़ा तरीन। मज़ीद बाखबर रहने के लिए साथ रहिए।